हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग फिर से कज़न इंटीग्रल और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके कुछ और इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको ऐसा इंटीग्रल दे रखा है sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू m और n पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगी और यहाँ पर m और n कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर या कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। हम लोग जनरल केस की बात करेंगे। तो इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना तो बहुत मुश्किल है। इसकी वैल्यू आप किसी दूसरे इंटीग्रल के टर्म्स में यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फाइंड कर सकते हैं। आप इनमें से एक फंक्शन को डिपेंडिंग कि किसके टर्म्स में आपको आंसर फाइंड करना है, एक को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लीजिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइएगा। तो यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन आप देखेंगे कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो किसी दूसरे छोटे पावर के इंटीग्रल्स के वैल्यू के टर्म्स में लिखी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर m और n में से कोई एक ऑड हो जाए तो उसका तो एक अलग ही केस होता है जो हमने बहुत पहले बता ही दिया था। लेकिन अगर उन सब टेक्निक से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो इस तरह का, तो आप यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। दूसरा मेथड हो सकता है कि आप इस इंटीग्रल की वैल्यू को इससे रिलेटेड जो इसका चचेरा ममेरा भाई कोई हो ना, कज़न इंटीग्रल हो, उसके टर्म्स में इसकी वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये जो इंटीग्रल है इसका कज़न क्या हो सकता है। इसका भी 6 कज़न होगा। कैसे इसके 6 कज़न्स होंगे और क्या क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर ये कॉस वाला टर्म इसका पावर कांस्टेंट रहता है, ये n कांस्टेंट है, तो साइन का पावर m-2 2 से घट सकता है या 2 से बढ़ सकता है, ये हो सकता है। अब आप कहेंगे कि आप साइन के पावर को 2 से ही क्यों घटा रहे हैं या 2 से ही क्यों बढ़ा रहे हैं, 1 से क्यों नहीं घटाया बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन और कॉस में ये रिलेशन होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस तरह का इंटीग्रल हो ना, साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर किसी दूसरे इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड इंटीग्रल के टर्म्स में आपको फाइंड करना हो तो m का पावर जो है वो 2 से या तो घटेगा या 2 से बढ़ेगा। उसी तरह n का भी पावर या तो 2 से घटेगा या 2 से बढ़ेगा। तो इसका एक कज़न भाई तो ये हो सकता है, आप ये कर दीजिए साइन टू द पावर m-2x इंटू कॉस टू द पावर nx dx, तो सब जगह रहेगा ही। दूसरा भाई ये हो सकता है साइन टू द पावर m+2 इंटू कॉस टू द पावर nx। तो ये पहला 2 कज़न हो गया कि कॉस टू द पावर nx, इस टर्म के पावर को हमने कांस्टेंट रखा, n पे रखा, और साइन के पावर को या तो आप 2 से घटा दीजिए या आप 2 से बढ़ा दीजिए। तो ये दोनों जो इंटीग्रल्स हो गए, ये दोनों या ये वाले दोनों इंटीग्रल्स रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, कज़न हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिश्तेदारी होगी, क्या रिलेशन होगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंटीग्रल्स हैं इसके रिलेटेड, कनेक्टेड या इसके कज़न्स कौन कौन होते हैं। दूसरा कज़न ये हो सकता है कि आप साइन टू द पावर mx ये कांस्टेंट रखिए, लेकिन कॉस टू द पावर n में n-2 कर दीजिए, इस पावर को 2 से घटाइए। या चौथा ये हो सकता है कि साइन टू द पावर mx, साइन का पावर कांस्टेंट रहा और कॉस का पावर 2 से बढ़ गया। तो ये दोनों भी इस मेन इंटीग्रल के रिलेटेड हो गए, तो 4 हो गया। अब 2 और हो सकते हैं। उन 2 में क्या होगा कि साइन का पावर 2 से घटेगा और कॉस का पावर 2 से बढ़ेगा, या साइन का पावर 2 से बढ़ेगा और कॉस का पावर 2 से घटेगा। तो लास्ट जो 2 सेट होगा उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन टू द पावर m-2x इंटू कॉस टू द पावर n+2x dx सब में रहेगा ही, और यहाँ कर सकते हैं साइन टू द पावर m+2x इंटू कॉस टू द पावर n-2x। तो ये जो 6 इंटीग्रल्स हमने लिखे हैं, ये 6 इंटीग्रल्स इस मेन इंटीग्रल के कज़न्स हैं, उसके रिलेशन में हैं।
अब आप कहेंगे कि ये सब कज़न फजन से क्या मेरा फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कि आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू आप इन 6 इंटीग्रल्स में से किसी एक के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकता है कि कुछ लिमिट दे देगा, मान लीजिए 0 to π/4 या π/3, और इन 6 में से कोई एक इंटीग्रल रहेगा, इसका भी लिमिट रहेगा 0 to π/3, और इसको दे देगा कि ये लो बेटा I1 है, ये लो बेटा I2 है, और तब आपसे पूछेगा कि बताओ तो I1 और I2 में कौन सा रिलेशन हो सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि 2I1 + 3I2 = 5 या उस तरह से। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और m और n हायर पावर्स हो सकते हैं। m हो सकता है कि 100 हो जाए, n हो जाए 150 हो जाए, फिर ये m-2 98 हो जाए, n+2 152 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि कज़न इंटीग्रल्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन से हो जाते हैं। लेकिन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकंड फंक्शन लें, किसको इधर ले जाएं, किसको उधर ले जाएं, क्या मैनिपुलेशन करें। लेकिन जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ, मेथड ऑफ कज़न इंटीग्रल, यानी कि इन 6 इंटीग्रल्स और मेन इंटीग्रल के बीच में कोई रिश्तेदारी है, तो ये बहुत ही रूटीन, मैकेनिकल और एल्गोरिदम बेस्ड मेथड होता है। यानी कि सीधे आपको सबसे पहले लिखना है कि रिलेशन क्या है दो इंटीग्रल्स में। और रिलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल उसका फॉर्मूला है sin to the power lambda + 1 where lambda is the लोवेस्ट पावर इन द 2 इंटीग्रल्स। मान लीजिए कि आपको इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में रिश्तेदारी पता करनी है। तो आप देखिए कि दोनों इंटीग्रल्स में साइन का छोटा वाला पावर कौन सा है, लोअर पावर कौन सा है। जो छोटा वाला पावर हो उसमें +1 कर दीजिए, और x तो रहेगा ही, इंटू cos to the power μ + 1 इंटू x। म्यू क्या होगा, दोनों इंटीग्रल्स में छोटा पावर जो हो उसको म्यू मानते हैं, तो cos to the power μ + 1 x। तो ये जो हमने रिश्तेदारी लिखी है ना r, ये मेथड है दो इंटीग्रल्स के बीच में रिश्तेदारी या रिलेशन लिखने का। कैसे लिखेंगे, दोनों इंटीग्रल्स के पास जाइए, देखिए कि दोनों इंटीग्रल्स में से साइन के पास छोटा वाला पावर कौन सा है, लोअर पावर कौन सा है। जो लोअर पावर हो उसमें +1 कर दीजिए, तो sin to the power लैम्डा + 1 x हो गया। लैम्डा मान लेते हैं कि दोनों में से लोअर पावर है। उसी तरह cos में जो भी लोअर पावर हो, मान लीजिए कि म्यू है लोअर पावर, तो cos to the power μ + 1 x कर दीजिए। अब आप क्या करिएगा, इस r को आप डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, तो आपको जिन दो इंटीग्रल्स के बीच में रिलेशनशिप लिखना है ना, मान लीजिए कि आपको लिखना है दिस I1 और इस I2 के बीच में, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, सिंपल एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन होता है, जैसा कि हमने पिछले एक क्वेश्चन में बताया भी था, जेईई आई थिंक 2006 का क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करके दिखाया था। थोड़ा सा मैनिपुलेशन होगा, आपको दिख जाएगा कि I1 और I2 में क्या रिलेशन है। लास्ट में जाकर के फिर इस R को जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, काम बन जाएगा। तो ये है मेथड ऑफ कज़न इंटीग्रल्स कि दो रिलेटेड इंटीग्रल्स के बीच में आप रिश्तेदारी रिलेशन फाइंड करिए, उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करिए, dr/dx निकालिए। dr/dx करिएगा तो राइट हैंड साइड में जो मिलेगा वो आपको इन दोनों इंटीग्रल या जो भी दो इंटीग्रल्स जिसमें रिश्तेदारी पता करनी है उनके इंटीग्रेंड में रिलेशन आ जाएगा। फिर आप इस dr को इंटीग्रेट करिएगा, dx को राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, तो आप आसानी से उन दोनों इंटीग्रल्स के बीच में रिलेशनशिप, उनके वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि आपको ये इंटीग्रल फाइंड करना है dx डिवाइडेड बाई a + b cos x होल स्क्वायर। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, 90% जो भी आप बुक लेंगे उसमें मिल जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट नहीं समझाते हैं। बस आपको बता देंगे कि अच्छा कुछ ये a एज्यूम कर लो, कुछ कुछ दे देंगे, a + b cos x कुछ कुछ यहाँ पे लिख देंगे कि इसको एज्यूम कर लो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके कुछ कुछ करो तो आंसर आ जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं समझाते हैं। कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के इंटीग्रल या इससे भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल हो। मान लीजिए एक इंटीग्रल है dx/a + b cos x + c sin x टू द पावर n
इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को जब फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड किया जाए। तो अभी जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो इस तरह का जो मोस्ट जनरल इंटीग्रेंड हो ना, a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स टू द पावर n, उस मेथड का यूज़ करके आप इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मेथड देखिए क्या है, और उस मेथड का यूज़ करके ऑब्वियसली आप ये वाला भी इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है ना। n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर साइन x का भी कोई टर्म नहीं है, तब तो ये तो बहुत ही आसान इंटीग्रल है एज कम्पेयर टू दिस लोअर वन। तो हम लोग अभी कोशिश करते हैं कि अगर लोअर वन इस तरह का अगर कोई खूंखार डरावना सा इंटीग्रेंड हो तो हम कैसे इसकी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये n है, n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग in लिख देते हैं। तो हम लोग इस in की वैल्यू in-1 के टर्म्स में अगर लिख दें तो भी हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल चल सकता है। in-1 का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेंड में टू द पावर n-1 हो गया। तो ऐसे करने से भी हमारा काम चल सकता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमें n की जगह पे दे रखा है 50, यहाँ पर अगर n की जगह 50 है तो हम लोग I50 फाइंड कर लेंगे I49 के टर्म्स में, I49 फाइंड कर लेंगे I48 के टर्म्स में, और बाय सक्सेसिव रिडक्शन अल्टीमेटली आप I1 पे पहुँच जाइएगा। और I1 फाइंड करना तो बहुत आसान है ना, सिर्फ अगर a प्लस बी कॉस एक्स हो तो इसका इंटीग्रल तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप ये मेथड यूज़ करिए, t इक्वल टू tan x/2, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए। cos x क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यानी कि cos x को लिखिए 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर पावर यहाँ पर 1 हो जाए तो अगर कोई भी हायर पावर हो ना, n की वैल्यू 50 हो, 60 हो, 100 हो, उसको आप धीरे धीरे एक एक स्टेप में एक एक करके रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करते करते आप 1 पे पहुंच जाइएगा। और I1 की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। तो In की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, In-1 फाइंड करेंगे, फिर In-2 फाइंड करेंगे, और धीरे धीरे सबको फाइंड कर लेंगे। तो ये भी देखने में एक तरह से मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन ही लग रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि In और In-1 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अभी जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उस मेथड का यूज़ करके आप In और In-1 के बीच में आसानी से रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। और एक बार जब आपने रिलेशनशिप फाइंड कर ली तो आसानी से In को In-1 के टर्म्स में लिखेंगे, फिर In-1 को In-2 के टर्म्स में लिखेंगे, और घटते घटते I1 के टर्म्स में भी फाइंड कर लेंगे और I1 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके इंटीग्रेंड पे ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर में समथिंग टू द पावर n दे रखा है। अगर ये समथिंग टू द पावर को हम लोग t टू द पावर n लिख दें, यानी कि मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ होता t टू द पावर n, तो हम लोग आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। क्या कर सकते थे? नहीं, क्योंकि ऊपर में देखिए dt नहीं है। तो अगर यहाँ पर ऊपर में dt होता ना, तब आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। बहुत आसान है ना, अगर ऐसा कोई इंटीग्रल मिल जाए dt बाई टी टू द पावर n, इसको तो बच्चा भी कर देगा, बिल्कुल कर देगा। और क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टू द पावर माइनस n है तो इंटीग्रेट करिएगा तो हो जाएगा टी टू द पावर माइनस n प्लस 1, यानी कि नीचे में आ जाएगा टी टू द पावर n-1, और एक माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो फिर नीचे में आ जाएगा n-1। तो ये तो हर कोई जानता है कि dt बाई टी टू द पावर n, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप इसको t मानिएगा तो टी टू द पावर n तो है नीचे में, लेकिन ऊपर में dt नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको ये लग रहा है कि कहीं से अगर ऊपर में dt आ जाता ना, मतलब नीचे वाले का इस t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर हमको ऊपर में मिल जाता तो सारा काम हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि इस तरह का कुछ इंटीग्रेंड होता है dt बाई टी टू द पावर n, तो आसानी से हम लोग उसको इंटीग्रेट करके ऐसे लिख देते हैं। लेकिन वो तो है नहीं, ऊपर में सिर्फ dx है और ये यहाँ पर एक्सप्रेशन है टू द पावर n है। तो अगर इस नीचे वाले चीज़ को हम लोग d लिख दें, d इसलिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इंटीग्रेंड के,
तो ऊपर में हमें इस d का एक डेरिवेटिव चाहिए, जो है नहीं लेकिन चाहिए। अगर होता तो आसानी से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते। ऊपर में आ जाता है dt, नीचे आ जाता है t टू द पावर n, आसानी से इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके क्या मिलता है, t टू द पावर n माइनस 1 मिलता, और यहाँ पर कुछ माइनस फैक्टर वगैरह मिलता है, n माइनस 1 वगैरह। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऊपर में इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाए, यानी कि d प्राइम रहता, तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेट करके d टू द पावर n माइनस 1 में पहुंच जाते। तो ये सब रिश्तेदारी कुछ कुछ दिखा रहा है कि न्यूमरेटर में अगर d प्राइम मिल जाए तो इंटीग्रेट करने के बाद आंसर के डिनोमिनेटर में d टू द पावर n माइनस 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिलता है कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को लेते हैं रिलेशनशिप d प्राइम डिवाइडेड बाई d टू द पावर n माइनस 1। तो ये रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप को आप डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको in जो फाइंड करना है और in माइनस 1 जिसके टर्म्स में in को लिखना है, उन दोनों में आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा। आप r इज इक्वल टू डी प्राइम डिवाइडेड बाई डी टू द पावर n माइनस 1 लिखिए। उसके बाद क्या करिएगा, इस r को डिफरेंशिएट करिएगा तो राइट हैंड साइड में कुछ कुछ आएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करिएगा, dr को इधर लिखिए, फिर इस dx को उधर ले जाइएगा तो यहाँ एक टर्म होगा प्लस यहाँ एक टर्म होगा, dx होगा। ये वाला जो टर्म होगा ना, एक टर्म आपको in दे देगा, दूसरा टर्म आपको in माइनस 1 दे देगा। और इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, इसको इंटीग्रेट करिएगा dr को तो आपको r मिल जाएगा। तो इस मेथड से अगर आपने रिलेशनशिप क्या लिया है, d प्राइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय d टू द पावर n माइनस 1, और इस रिलेशनशिप को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं और dx को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और दोनों साइड LHS और RHS को इंटीग्रेट करते हैं तो dr को इंटीग्रेट करने पे तो r मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपको in और in माइनस 1 के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप मिल जाएगा। अब इस चीज़ को मैं किसी आर्बिट्ररी n के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये वाला क्वेश्चन जो उतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो मेथड समझ लीजिए क्या है। ये जो मेथड है ना, ये मोस्ट जनरल मेथड है। इस तरह का कोई भी इंटीग्रेंड हो, नीचे में डिनोमिनेटर में a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स टू द पावर n हो, तो आप क्या करिए, रिलेशनशिप लीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव d प्राइम डिवाइडेड बाई d टू द पावर n माइनस 1, और इस चीज़ को डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करके फिर बाद में इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको वो रिलेशनशिप मिल जाएगा जो आप फाइंड करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेंड के डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी कॉस एक्स, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, d प्राइम क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस एक्स टू द पावर n माइनस 1, n यहाँ पर 2 है तो यही हो जाएगा। तो इसी चीज़ को, इसी स्टेप को बहुत सारे बुक्स में आपको बस दे दिया जाएगा कि लेट्स एज्यूम a इज इक्वल टू साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, फिर उसको डिफरेंशिएट वगैरह करके आंसर ले आते हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आया ये कोई नहीं बताता है, ये आता है इस चीज़ से। आप इस रिलेशनशिप को याद रखिए, d प्राइम यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय d टू द पावर n माइनस 1। इस मेथड को अभी हम लोग n इक्वल टू 2 के लिए डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये मेथड किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए लागू होता है। आपसे कभी एग्जाम में दे सकता है इस तरह का क्वेश्चन, dx बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, कुछ साइन एक्स भी दे देगा टू द पावर 100, इधर दे देगा a प्लस बी कॉस एक्स टू द पावर 99, दोनों इंटीग्रल रहेंगे, कुछ लिमिट भी दे देगा 0 टू पाई बाई 6 या पाई बाई 3, और ये दे देगा कि मान लो ये i100 है और ये दे देगा i99 है, और फिर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताओ तो बच्चों i100 और i99 के बीच में नीचे दिए हुए चारों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन ट्रू हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये मेथड यूज़ करिए। रिलेशनशिप पहले आपने फाइंड किया, अब देखिए मैं क्या करता हूँ इस रिलेशनशिप के साथ। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करिए तो dr बाई dx क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल मैकेनिकल मेथड है, डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई हो गया a प्लस बी कॉस एक्स। अगला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन एक्स तो रहेगा ही, फिर यहाँ पर a प्लस बी कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स, और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर आप सिंपल अलजेब्रा है, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए। ये माइनस बी साइन एक्स और माइनस बी साइन एक्स दोनों मिलकर के प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करिएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर ए प्लस बी कॉस एक्स है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ऊपर भी ए प्लस बी कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सिंप्लीफिकेशन करिएगा, सिंपल अलजेब्रा है, आप लोग घर बैठे इसको करिएगा तो मैं बताता हूँ कि डी आर बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। उस स्टेप से इस स्टेप तक आना सिंपल अलजेब्रा है। आप दोनों टर्म को ऐड कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को क्या हम लोग डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में है ए प्लस बी कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर में अगर हम लोग ए प्लस बी कॉस एक्स चाह रहे हैं, यानी कि एक और टर्म मुझे यहाँ पर चाहिए जो कैसा हो, माइनस ए स्क्वायर के टर्म्स में हो, क्योंकि अगर माइनस ए स्क्वायर होगा तभी आप देखिए माइनस ए को इस टर्म और इस टर्म से कॉमन लीजिएगा तो बी कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको दिमाग में रखना है कि न्यूमरेटर में हम लोग ये कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, अब आप ये दो टर्म को देखिए, माइनस ए बी कॉस एक्स और माइनस ए स्क्वायर को, इन दोनों को पास ले आइए, इस माइनस बी स्क्वायर को ज़रा इधर ले जाइए। अब ये सब जगलरी क्यों करनी पड़ रही है, ये इसलिए करनी पड़ रही है कि देखिए अब माइनस ए बी कॉस एक्स और माइनस ए स्क्वायर, इसमें से माइनस ए कॉमन लीजिए, माइनस ए कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी कॉस एक्स, और ये तो कांस्टेंट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मैनिपुलेशन करने के बाद हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हमने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये दिस थिंग होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर, प्लस इधर वाला टर्म रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ये मैनिपुलेशन सबको समझ में आना चाहिए। ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी कॉस एक्स, इन दोनों में से माइनस ए कॉमन लिया तो ये आ गया ए प्लस बी कॉस एक्स। ये हमने क्यों किया, क्योंकि नीचे में भी ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर है, तो ये और ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको मिलेगा ए प्लस बी कॉस एक्स। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसका जब हम लोग इंटीग्रल करने जाएंगे तो ये क्या है, I1 हो गया, पावर देखिए 2 से घट के 1 हो गया, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। तो अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डी आर बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी कॉस एक्स, बिल्कुल ठीक, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस डी एक्स को भाई ले जाइए इधर इधर, ठीक है, dx को इधर लिखिए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये dx आ गया इधर, ये dx आ गया इधर, तो यहाँ से भाग जाओ भाई तुम dx लेफ्ट हैंड साइड से, dx यहाँ से भाग गया और सिर्फ बचा यहाँ पर dr। तो देखिए कितना आसान अब ये हो गया सब कुछ। इस dr को इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करिए। dr का इंटीग्रल क्या होगा, बहुत सिंपल है ना, dr मतलब क्या है, r तो एक फंक्शन था, क्या था, ऊपर में हमने लिखा था ना कुछ माइनस बी साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, ये था r। तो इस r इस फंक्शन को पहले तो आपने डिफरेंशिएट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, फिर इंटीग्रेट किया, उसको ऐड कर दिया, तो इंटीग्रल dr क्या होगा, ये तो बच्चा भी जानता है, ये r हो जाएगा। अब ये क्या बचा, ये हो गया माइनस ए इंटू, अब देखिए क्या है, ये माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकला, dx डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस एक्स। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसको हम लोग I1 लिख देते हैं क्योंकि इसमें पावर 1 है, तो माइनस ए I1 प्लस, अब यहाँ पे आइए तो क्या है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई तुम बाहर निकलो, बाहर निकला तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बचा क्या, फिर बचा ये वाला dx बाई ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रल जो हमें फाइंड करना था, तो क्या हो जाएगा I2। तो देखिए हमने I2 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। I1 को फाइंड करना तो बहुत आसान है, I1 में क्या होगा, dx बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, तो इसमें आप सिंपल वो सब्स्टिट्यूशन लगाइए, t इज इक्वल टू टैन एक्स बाई 2 वो लगाइएगा, और कॉस एक्स को लिखिए 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को तो हमने 50 बार किया है, जब पावर 1 हो तो, पावर 2 होने पे लफड़ा हो रहा था, तो उस लफड़े को हमने सॉल्व कर दिया। तो हमने क्या निकाला कि ये जो I2 इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब इसमें r क्या है, r तो गिवन है ना, r तो हमने शुरुआत में ही एज्यूम कर लिया था, तो
तो ये सही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इसमें यहाँ पर 2 के बदले मान लीजिए कि पावर रहता कुछ 100, ठीक है, तो भी कोई नुकसान नहीं था। यहाँ पर 100 हो जाता तो फिर यहाँ पर 99 हो जाता। तो उस केस में क्या हो जाता, दिस r इज इक्वल टू माइनस ए नहीं रहता, कुछ n के टर्म्स में 99 या 100 के टर्म्स में कोई दूसरा कांस्टेंट होता। यहाँ था i99 प्लस यहाँ पर भी कुछ n के टर्म्स में कोई दूसरा कांस्टेंट होता 100, यानी कि i100 को आप i99 के टर्म्स में लिख सकते हैं। उसी तरह आप in-1 फॉर एनी n और in के बीच में रिलेशनशिप लिख सकते हैं। उस केस में बस ध्यान रखिएगा कि ये जो r है वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि r में भी n का टर्म आता है तो कोई दूसरा r होगा। यहाँ पर जो a और a² माइनस b² कांस्टेंट है वो कांस्टेंट भी कुछ अलग कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट भी n पे डिपेंड करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको in और in-1 में रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन शायद जेईई एडवांस में कहीं पूछा जाए, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हल्का सा लेंदी भी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट और आइडिया आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आप दो रिलेटेड इंटीग्रल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें की फंडा ध्यान में रखिए, की फंडा वही है जो हमने ऊपर बताया, इस रिलेशनशिप आर को लिखना। आर को कैसे लिखते हैं, डी प्राइम डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डी टू द पावर n-1। इस फॉर्मूले से आप रिलेशनशिप आर को लिखिए, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे तो आपको in और in-1 के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ हमने फाइंड किया है I2 और I1 के बीच में ये रिलेशनशिप है, तो I2 की वैल्यू आप I1 और R के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी जो मैंने टेक्निक बताया वो इस तरह के इंटीग्रल में बहुत काम आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर जगह इसी टेक्निक को नहीं लगाना है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो सकता है तो उसमें ये डिफ़िकल्ट वाला टेक्निक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करना है, 2 sin x प्लस 3 cos x होल स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे करिएगा, ये देख रहे हैं कि इसमें a वाला कोई टर्म नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म तो कुछ है नहीं, 2 sin x प्लस 3 cos x है और दोनों का डिग्री 1 है और इसको स्क्वायर कर दिया है, यानी कि ये डिग्री 2 हो गया है। ये डिग्री 2 हो गया है तो एक बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं कि ऊपर में sec स्क्वायर x से और यहाँ भी sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर के अंदर ये जाएगा तो sec x हो जाएगा, तो sin x इंटू sec x हो जाएगा tan x। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में तो sec स्क्वायर dx है ही, नीचे हो जाएगा 2 tan x प्लस ये क्या हो जाएगा 3 cos x इंटू sec x हो जाएगा 3, तो 2 tan x प्लस 3 होल स्क्वायर और ऊपर में आ गया sec स्क्वायर dx। तो अब तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप सीधे ये लीजिए 2 tan x प्लस 3 इज इक्वल टू टी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा हाफ dt और यहाँ क्या आ जाएगा 2 tan x प्लस 3 होल स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हर जगह हथौड़ा और तोप चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला जो मेथड है, आप क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए कि इसमें क्या हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था बहुत ही सिंपल था। इसमें ध्यान बस ये देना था कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, होमोजेनस टर्म है sin x cos x में, ये वाला देखिए होमोजेनस नहीं था, इसलिए यहाँ पर आपको तोप वाला मेथड लगाना पड़ा। तो बच्चों ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का थ्योरी पोर्शन का लास्ट लेक्चर था, काफ़ी डिटेल हो गया, खूब सारे कॉन्सेप्ट, खूब सारे टेक्निक्स मैंने बता दिए हैं। अब लास्ट लेक्चर में मैं इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करा दूंगा। 8 प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करिए। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उन सभी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ये 6 प्रॉब्लम हैं और ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस से लिए गए हैं। आप इन 8 प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन देखिए।